हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल किडोज आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारी जो करंट की सीरीज चल रही है उसी में आज अगली कड़ी जो है वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा और प्रतिरक्षा, ये दो टॉपिक हम एक साथ ही कराएंगे। लगभग 1 घंटे की क्लास होगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको हर दिन बता रहा हूँ, आज भी क्रिडोज द लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करिए। उसके बाद जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, ये पहला पेज खुलकर आएगा जिसमें करंट अफेयर बीचों बीच लिखा है। जब इसको क्लिक करेंगे तो दूसरा खुलकर आएगा, और दूसरे में देखिए यहाँ पे पीडीएफ लिखा हुआ है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो करंट अफेयर से संबंधित हूबहू पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगी। उसको आप डाउनलोड करके अच्छे से रिवीजन के माध्यम से अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम। जैसा कि हमने आपको बताया, पहले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, फिर रक्षा और प्रतिरक्षा से संबंधित चीजें हम करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। रमन 2 रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हैदराबाद के अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के रॉकेट इंजन का 21 जुलाई 2023 को सफल परीक्षण किया। तो आप याद रखिएगा, अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट जो रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है वो कहाँ स्थित है, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, हैदराबाद में स्थित है। आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है स्काई रूट कहाँ है, तो आप बताइएगा कि हैदराबाद में है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स आईपीआरसी में लिक्विड थ्रस्टर टेस्ट फैसिलिटी परीक्षण रेंज में रमन 2 इंजन का प्रयोग किया गया। इससे पूर्व जून 2023 में स्काई रूट के क्रायोजेनिक इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। रमन 1 और रमन 2 दोनों आपसे स्काई रूट से रिलेट करके पूछ सकता है। आगे कह रहा है, भारतीय निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने रमन 1 इंजन का नाम नोबल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। तो ये भी आपको लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये लाइन आपको याद रखना है, इसको भी आपको नहीं भूलना है। और जो स्काई रूट एरोस्पेस है ये भारतीय निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि भारतीय निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी कौन है, स्काई रूट एरोस्पेस है या कहाँ है, तो हैदराबाद में है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। यह प्रक्षेपण यान अर्थात रॉकेट का इंजन है। यह प्रोपेलेंट अर्थात ईंधन के रूप में तरल ईंधन के रूप में क्या लेता है, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग करता है। भारत में जीएसएलवी और जीएसएलवी मार्क 3 रॉकेट में इस इंजन का उपयोग होता है। याद रखिएगा आप, रमन 1 और 2 इंजन का किसी निजी कंपनी द्वारा इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर में किया गया यह पहला परीक्षण है। यह भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। नवंबर 2022 में स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट विक्रम एस का सफल परीक्षण किया था। ये लाइन आपको याद रखनी है। तो 3 से 4 लाइन इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी थी फ्रेंड्स। यहीं से अगर क्वेश्चन बना के अगर ए और बी या कथन और कारण में बना के पूछेगा तो यहीं से वो क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। संचार उपग्रह सतारिया 1 का सफल प्रक्षेपण। आपसे पूछ लेगा अभी हाल ही में रहा सतारिया 1 क्या था, तो आप याद रखिएगा यह एक संचार उपग्रह है। किसके द्वारा छोड़ा गया है, इंडोनेशिया के द्वारा। देखते हैं यहाँ पे, जून 2023 को स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा से केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन से फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा एक नया इंडोनेशियाई संचार उपग्रह सतारिया 1 का सफल प्रक्षेपण किया है। आप याद रखिएगा सतारिया 1 क्या है, एक संचार उपग्रह है। किस देश का है, तो इंडोनेशिया का है। कहाँ से छोड़ा गया है, तो आप याद रखिएगा अमेरिका के फ्लोरिडा के कैनावरल स्पेस स्टेशन से छोड़ा गया है। किस रॉकेट से छोड़ा गया है, तो फॉल्कन 9 रॉकेट से छोड़ा गया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे चलते हैं।
सतारिया 1 जिसका नाम है इंडोनेशिया गणराज्य का उपग्रह, इंडोनेशियाई कंपनी PSN द्वारा इंडोनेशिया सरकार के लिए संचालित किया जाएगा। 540 मिलियन डॉलर मूल्य की इस योजना का उद्देश्य इंडोनेशिया के सबसे अलग थलग पड़े क्षेत्रों को इंटरनेट से जोड़ना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 4.5 टन के सतारिया 1 उपग्रह को थेल्स एनेमिया स्पेस द्वारा बनाया गया है। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सतारिया 1 जो संचार उपग्रह है किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो आप याद रखिएगा थेल्स एनेमिया स्पेस द्वारा बनाया गया है। इस बात को भी आपको याद में रखना है फ्रेंड्स, भूलना नहीं है। यहां से डायरेक्टली आपसे एक लाइन वन लाइनर क्वेश्चन आपसे यहां पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक्सियोम स्पेस की दूसरी उड़ान, देखिए यहाँ पे एक्सियोम स्पेस की दूसरी उड़ान ये क्या थी दोस्तों। जब ये उड़ान पहली हुई या दूसरी हुई तो बहुत चर्चा में रही है ये उड़ान। तो देखिए, अंतरिक्ष पर्यटन कराने वाली अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरी चार्टर्ड उड़ान 9 दिन की यात्रा के पश्चात 30 मई 2023 को पृथ्वी पर वापस लौटी। तो जैसे दोस्तों एक चीज कहा गया है, पर्यटन का विकास किया, जैसे एक देश के नागरिक दूसरे देश में आते हैं पर्यटक बन के, जैसे अमेरिका का कोई नागरिक आया यहाँ का ताजमहल देखने, लाल किला देखने, या सांस्कृतिक जो हमारी इमारतें हैं या मंदिर हैं उनको देखने, इसी प्रकार से अब एक अंतरिक्ष में जा रहे हैं लोग। पर्यटन मतलब अंतरिक्ष का पर्यटन, अंतरिक्ष में जाके देख रहे हैं कि क्या है वहाँ पे, किस तरीके से ऊपर जाने पर पृथ्वी दिखती है, वहाँ का माहौल कैसे होता है, वायुदाब कैसा होता है। इस आधार पर क्या हो रहा है दोस्तों, स्पेस पर्यटन की को बढ़ावा दिया जा रहा है। किस कंपनी द्वारा? अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरी उड़ान थी ये, और ये 30 मई 2023 को पृथ्वी पर वापस लौटी। अब देखते हैं आगे। सऊदी अरब के 2 अंतरिक्ष यात्रियों रयन्ना बरनावी व फाइटर पायलट अली अलकरनी तथा 2 अन्य को लेकर स्पेस एक्स का कैप्सूल 30 मई को देर रात मैक्सिको की खाड़ी में उतरा। जब ये लोगों को ले गया उसके बाद जब ये उतरा तो कहाँ उतरा? मैक्सिको की खाड़ी में। इन यात्रियों को लेकर स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट कैनेडी स्पेस सेंटर से 21 मई 2023 को उड़ान भरा था और 22 मई को यह कैप्सूल ISS से जुड़ गया था। सऊदी के इन अंतरिक्ष यात्रियों में बरनावी स्टेम सेल रिसर्चर हैं तथा अंतरिक्ष की सैर करने वाली पहली सऊदी महिला हैं। ये बात आपको याद रखना है, आपसे पूछ लेगा कि स्पेस में स्पेस वॉक करने वाली या स्पेस में सैर करने वाली पहली सऊदी महिला का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा बरनावी स्टेम सेल रिसर्चर हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? बरनावी। आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स। इस उड़ान में जाने वाले 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों में एक उद्योगपति जॉन साफनर व नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विटसन हैं। ये सब गए थे। अब चित्र के माध्यम से आपको दिखाएं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए जो स्पेस में उसमें बैठे हुए हैं इंजन रॉकेट में, तो आप देखिए उसके अंदर का माहौल यही है। और जब बाहर में देखिए वो इस तरीके से दिख रहा है, इसके इसी के अंदर जो दिखे थे वो बैठे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। मिशन गगनयान बहुत फेमस है, ये अपने भारत का यानी इसरो का मिशन है। क्या कह रहा? 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने के प्रस्तावित मिशन गगनयान की सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन प्रणाली का इसरो ने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया, इसीलिए ये न्यूज में बना मिशन गगनयान। तो आप याद रखिएगा मिशन गगनयान क्या है। आगे चलते हैं हम। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में इसका हॉट टेस्ट 250 सेकंड तक चला। इसरो ने बताया कि मिशन के दूसरे चरण के परीक्षण में यह पहला हॉट टेस्ट था। एक हॉट टेस्ट में किसी इंजन को चलाने के लिए जरूरी सभी पक्षों को जांचा जाता है, उनकी क्षमता व यान के साथ उनका समन्वय भी देखा जाता है। ये चीज़ें बताया गया है कि उसमें क्या क्या किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन नहीं है, आपको बस वही याद रखना है गगनयान मिशन किससे संबंधित है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं।
अश्विन शेखर के नाम पर एक छोटे ग्रह का नामकरण। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञानी है कौन? अश्विन शेखर। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 7 जुलाई 2023 को एरिजोना में आयोजित क्षुद्र ग्रह धूमकेतु उल्का सम्मेलन 2023 में लघु ग्रह 33928 का नया नामकरण भारतीय खगोल शास्त्री अश्विन शेखर के नाम पर 2000 LJ27 रखा है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। कहाँ पे रखा है? क्षुद्र ग्रह धूमकेतु उल्का सम्मेलन 2023 के दौरान ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। यही है अश्विन शेखर, इनको देख लीजिएगा और चेहरा से याद हो जाएगा। शेखर भारत के प्रथम पेशेवर उल्का वैज्ञानिक हैं जो पेरिस की, कहाँ की? पेरिस की एक वेधशाला से जुड़े हैं। इनसे पूर्व 5 अन्य भारतीयों को भी यह सम्मान पूर्व में मिल चुका है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आयन मंडल की परत में हुआ अस्थायी छेद। आपको पता है आयन मंडल हमारे लोगों के लिए या मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है? जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं, आयन मंडल में उपस्थित ओजोन गैसों द्वारा उनका अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं और हम कई स्वास्थ्य समस्याओं से बच जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एलन मस्क के स्पेस एक्स रॉकेट ने पृथ्वी के पास मौजूद आयन मंडल में एक अस्थायी छेद कर दिया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अंतरिक्ष के किनारे पर मौजूद आयन मंडल आयंस कहे जाने वाले कणों से भरा होता है। आइनोस्फीयर का काफी महत्व है क्योंकि यह संचार और नेविगेशन में आयन मंडल संचार और नेविगेशन में प्रयोग होने वाली रेडियो तरंगों को मॉडिफाई करता है। इसमें छेद होने से जीपीएस सेवाओं पर असर पड़ सकता है। एक चीज फ्रेंड्स यहाँ से ध्यान रखना है, वो आयन मंडल है। हमने जो बात की वो समताप मंडल की बात की। समताप मंडल में जो है ओजोन परत एक गैस होती है, ओजोन परत के नाम से विख्यात है। उसी समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों से जो हानिकारक किरणें आती हैं, ओजोन गैसों द्वारा उनको सोख लिया जाता है और उसको पृथ्वी पर नहीं पहुंचने दिया जाता है, जिससे उन हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा होती है। वो किसकी बात है? स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल की बात कर रहा है। समताप मंडल में वो चीजें होती हैं, लेकिन आयन मंडल काफी ऊपर होता है। आयन मंडल में वो चीज नहीं है, लेकिन छेद कहाँ हुआ है? आयन मंडल में हुआ है, जहां वो रेडियो तरंगे वो सारी चीजें होती हैं उनमें किया जाता है। लेकिन हमने जो आपको बताया वो समताप मंडल की बात है। स्ट्रेटोस्फेयर में एक छोटे 20 से 21 किलोमीटर के समथिंग में एक लेयर पाई जाती है ओजोन गैस की, उसी को समताप मंडल में रखा जाता है। उसी ओजोन के माध्यम से जो हानिकारक विकिरणें होती हैं वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ये आयन मंडल अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऊपर होता है और होने वाली रेडियो तरंगों को मॉडिफाई करता है। इसमें छेद होने से जीपीएस सेवाओं पर असर पड़ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे अमेरिका का जीपीएस सिस्टम है, वहाँ नेविगेशन के माध्यम से वो नीचे चीज़ों को ध्यान में रखता है कि कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है। जैसे आपको पता होगा पोखरण में जब परमाणु परीक्षण हो रहा था तो जीपीएस के माध्यम से ही अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी और परमाणु परीक्षण करने से रोकना चाहा था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यूरोप का यूक्लिड अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च। 1 जुलाई 2023 को यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईएसए ने डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के रहस्यों को सुलझाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए एक स्पेस टेलीस्कोप यूक्लिड को फ्लोरिडा के केप कैनावरल से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया। ये तीसरी बार है जब फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा है। उन तीनों क्वेश्चनों को याद रखिएगा जिनमें ये फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा है। यूक्लिड आकाश गंगाओं का आकार प्रकार जानने के लिए एक विजिबल लाइट कैमरा और उनकी चमक व दूरी को मापने के लिए एक नियर इंफ्रारेड डिटेक्टर से लैस है। यूक्लिड आकाश के 1/3 से ज़्यादा भाग, आप सोचिए 1/3 से ज़्यादा भाग, लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष के दायरे में फैले 1 अरब से ज़्यादा आकाश गंगाओं का अवलोकन करके ब्रह्मांड का एक विस्तृत त्रिविमीय मानचित्र तैयार करेगा। आप सोच सकते हैं यूक्लिड कितना इंपॉर्टेंट है।
ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है और वह आकाश गंगाएं भी पृथ्वी से दूर जा रही हैं, जो ब्रह्मांड की शुरुआत में बनी थी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, यूक्लिड अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के योगदान से वही यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा निर्मित और संचालित पूरी तरह से यूरोपीय मिशन है। याद रखिएगा, इस मिशन का नामकरण ज्यामिति के जनक के रूप में प्रसिद्ध प्राचीन यूनानी गणितज्ञ कौन, यूक्लिड के नाम पर किया गया है। लगभग 6.5 करोड़ यूरो की लागत से, कितने, 6.5 करोड़ की लागत से तैयार यह स्पेस टेलीस्कोप रूसी रॉकेट सोयूज के जरिए 2022 में ही लॉन्च होने वाला था, लेकिन यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण वो सारी चीजें समाप्त करनी पड़ी। ईएसए को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस के साथ अपने सभी अंतरिक्ष अनुबंध समाप्त करने पड़े, इसलिए बाद में इसे एलन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स के, यहां भी देखो, फॉल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। 1.2 मीटर व्यास के मुख्य दर्पण वाला लगभग 2 टन वजनी यह टेलीस्कोप प्रक्षेपण वाले दिन के ठीक 30 दिन बाद पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट L2 में स्थापित हो गया, जहां से यह अपने खगोलीय प्रेक्षणों को अंजाम दे रहा है। तो यूक्लिड के बारे में ये सभी चीजें फ्रेंड्स आपको याद रखनी है। ये क्या है, क्या काम करेगा, किस लिए इसको भेजा गया है, किसकी सहायता से भेजा गया है, इन सबको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा भेजा गया है, नासा की सहायता ली गई थी। आप ध्यान रखिएगा, पहले ये रूस की सहायता से यानी रोस्कोमोस की सहायता से भेजा जाना था, लेकिन रसिया द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद उसे निरस्त कर दिया गया। बाद में इसे नासा की सहायता से भेजा गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। यह टेलीस्कोप पृथ्वी से 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक की आकाश गंगाओं का सर्वेक्षण करने के लिए एक वाइड एंगल टेलीस्कोप का उपयोग करके अंधेरे ब्रह्मांड का पता लगाएगा। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जुपिटर 3 का सफल प्रक्षेपण एलन मस्क की, जहां देखिए वहीं एलन मस्क दिख रहे हैं। एलन मस्क की अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन कंपनी स्पेस एक्स ने 28 जुलाई 2023 को सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च किया। आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा जुपिटर 3 क्या है, तो आप याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत पॉसिबिलिटी है कि यहीं से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। स्पेस एक्स के फॉल्कन के लॉन्च कॉम्प्लेक्स हैवी रॉकेट ने फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर 39A से मैक्सर टेक्नोलॉजीज द्वारा निर्मित अब तक के सबसे बड़े उपग्रह जुपिटर 3 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ये चीजें मैंने पिछले बता दिया। नवंबर 2022 में नासा के आर्टेमिस 1 चंद्रमा स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के बाद फॉल्कन हैवी वर्तमान में उड़ान भरने वाला दूसरा सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जुपिटर 3, जिसे इको स्टार 24, आप याद रखिएगा, XXIV मतलब 20, ये 26 है, यानी ये होता तो आपका, आप ध्यान रखिए, कई बार इसमें होता है अगर IV होता तो ये 4 है, अगर VI हो तो ये 6 है, तो आप ये क्या है 24 भी कहा जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। एक इको स्टार कंपनी ह्यूजेस का एक उपग्रह है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। अगली पीढ़ी के अल्ट्रा हाई डेंसिटी सैटेलाइट के रूप में इसे उत्तर और दक्षिण अमेरिका में ग्राहकों को गीगाबाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, आप यहां से गलती नहीं होनी चाहिए। अब अगला क्या है, धवन 2 का सफल परीक्षण। अब सबसे पहले धवन 2 का सफल परीक्षण हुआ, तो ये धवन 2 है क्या, तो देखिए यहाँ पे निजी अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड
3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का 200 सेकंड का, ये नहीं याद रखना है 200 सेकंड 300 सेकंड, धवन 2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। ठीक है फ्रेंड्स। आगे हैदराबाद स्थित पहला क्वेश्चन भी जो मैंने कराया था वो भी यही इसी टाइप से क्वेश्चन था जिसमें स्काई रूट था, और ये कहाँ है, हैदराबाद में। दोबारा देखिए आ गया, याद होना चाहिए ये बात। हैदराबाद स्थित स्काई रूट ने स्वदेशी रूप से विकसित अपने इस मोबाइल क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण नागपुर में सौर उद्योग प्रणोदन परीक्षण सुविधा केंद्र में किया। इसने पिछले साल नवंबर में अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बनने की उपलब्धि भी हासिल की। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है, तो दोस्तों थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा क्योंकि इसकी लैंग्वेज ऐसी है। यहाँ पे आपको 2-3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, और क्वेश्चन आएगा 1 से 2 क्वेश्चन साइंस टेक से आता है। वो 1 से 2 क्वेश्चन हम 1 से 1.5 घंटे में, कल की थोड़ी जो क्लास हुई थी और आज की क्लास, ये 1.5 घंटे की क्लास में वो 1 से 2 क्वेश्चन हमारे आ जाएंगे। सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह, देखिए 12 नए चंद्रमाओं की खोज के साथ अब बृहस्पति सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। फरवरी 2023 में इसकी आधिकारिक पुष्टि भी की गई। अब बृहस्पति के पास 92 चंद्रमा हैं। दूसरे स्थान पर 83 चंद्रमाओं के साथ शनि है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का पता लगाने के लिए नासा आने वाले दिनों में यूरोपा क्लिपर मिशन भी लॉन्च करेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लिपर मिशन, यूरोपा क्लिपर मिशन कौन लॉन्च करेगा, तो नासा लॉन्च करेगा, आप याद रखिएगा। स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब, आप इसको भी देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस द्वारा हाल ही में अहमदाबाद में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया। किसका उद्घाटन किया गया, स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया। स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्देश्य क्या है, अंतरिक्ष स्टार्टअप को अपने नवीन विचारों को अधिक तेजी से लागू करने योग्य मॉडल में बदलने और अनुसंधान और विकास लागत को कम करने में मदद करना है। आप याद रखिएगा, स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब के बारे में ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम चलते हैं। अब देखिए हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बचा। हमारी क्लास कितनी हो गई अभी तक, 22 मिनट की क्लास में हमने इससे रिलेटेड यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से रिलेटेड वो सारी चीज़ें कर ली हैं पिछले 6 महीने की जो हमारी इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पे मैं आपको फ्रेंड्स 1-2 बातें बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों की है सर अक्टूबर का कब कराएंगे, नवंबर का कब कराएंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ 5 क्लास लगभग और हमारी बची हुई है। जो आपका करंट अफेयर घटनासार का अर्धवार्षिकी करा रहा हूँ उसमें 5 क्लास और बची है। उसके बाद हम मंथली वाइज करंट अफेयर वो कर लेंगे। लास्ट में जब फिर अर्धवार्षिकी आएगी घटनासार की तो फिर 10 से 12 क्लास में वो करवा के पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपका रिवीजन हो जाएगा। आरओ एआरओ से पहले ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, जिससे जब आप एग्जाम देने जाएं तो आरओ के लिए करंट अफेयर की ज़रूरत आपको और नहीं पड़े। जितना हम करा रहे हैं लगभग, अगर 15 क्लास हमारी हो रही है, 15 क्लास अभी की, अगली 15 क्लास, टोटल 30 क्लास, अगर एवरेज निकालोगे हम मान के चलते हैं 30 घंटे। 30 घंटे में आपको 1 साल का पूरा करंट अफेयर पीडीएफ के साथ आपको मिल जाएगा। आप इसको 1.5 से 2 की स्पीड में 2 दिन में आप दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं या पीडीएफ के माध्यम से भी रिवीजन करते हैं तो एग्जाम से पहले इसको एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं। लेकिन 2 से 3 बार जब आप इसको पीडीएफ पढ़ लेंगे, 1-2 बार वीडियोस देख लेंगे, तब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। और आपको देखकर भी लग रहा होगा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स वो सभी हम शामिल कर रहे हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो हम छोड़ रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं या वो लाइन हम हटा रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैं हटा दे रहा हूं। लेकिन वो सारी चीजें शामिल है जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। यहाँ आप अगर डिटेल में पढ़े रहेंगे तो कहीं भी जाकर आप वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या बहुविकल्पी सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। और आगे जब आने वाला, जैसे अब दिसंबर आएगा, अगर हम अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर इन 3 महीनों का और करंट करा दिया, तब आप जाके कहीं भी सॉल्व करेंगे तो आपको देखिएगा अगर 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से हैं तो 12 से 13 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मिनिमम 10 तो मिल ही जाएगा जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो रक्षा प्रतिरक्षा में हम चलें।
एक और जो अनाउंसमेंट है वो भी मैं दोस्तों बता देता हूँ कि जैसे यूपी पीसीएस के लिए हमारा क्रैश कोर्स चलेगा 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फ़ी 1 से लेकर 4 तक में केवल 21,000 है। लेकिन अगर आप 4 के बाद पे करते हैं तब आपको 45,000 पड़ेगा। ये 100 दिन का क्रैश कोर्स होगा और हर दिन आपको हमारे इस YouTube के माध्यम से या ऐप के माध्यम से, YouTube में सारी क्लासेस तो नहीं पब्लिक की जाएगी लेकिन शुरुआत की पब्लिक की जाएगी। उसके बाद किडोज द लर्निंग ऐप पर वो सारी क्लासेस उपलब्ध रहेगी और हर दिन 5 से 6 घंटे की आपकी क्लास होगी और 100 दिन का टारगेट आपके पास रहेगा कि किस प्रकार से हम यूपी को पढ़ें और यूपी पीसीएस जिससे हमारा प्री ना रुके। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं हमसे, किडोज द लर्निंग ऐप डाउनलोड करके या दिए गए नंबर जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उस नंबर पर भी इससे रिलेटेड सभी जानकारी ले सकते हैं। और डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए तो अतुल सर द्वारा भी इस पर एक क्लास लाई गई है, वो यूट्यूब पर उपलब्ध है, वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा जो टॉपिक है रक्षा और प्रतिरक्षा। एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन। याद रखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 जून 2023 को भारतीय नौसेना कर्मियों के व्यवहारिक, याद रखिएगा, व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि, यानी कोच्चि कहाँ है, केरल में, केरल में एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया। ये बात आपको याद रखना है, आपसे पूछ लेगा अभी हाल ही में चर्चा में रहा ध्रुव क्या है या ध्रुव किससे संबंधित है, तो आप इसको करके बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि क्या है। एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन भारतीय नौसेना कर्मियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए किया गया है। इंफोविजन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित एस्ट्रो नेविगेशन डोम भारतीय नौसेना में अपनी तरह का पहला है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए, ASWSWC श्रेणी का तीसरा जहाज क्या है, अंजदीप है। इसको आप याद रखिएगा, इसका मतलब आप भारतीय नौसेना के लिए मैसर्स GRSE द्वारा बनाए जा रहे एंटी सबमरीन, याद रखिएगा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट। तो याद रखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, और SW से मतलब सैलो वाटर क्राफ्ट। याद रखिएगा इस बात को। प्रोजेक्ट के 8 जहाजों में से तीसरा जहाज कौन सा है, अंजदीप है, ये याद रखना है। 13 जून 2023 को मैसर्स L&T कटुपल्ली में लॉन्च किया गया। कहाँ किया गया, कटुपल्ली में लॉन्च किया गया। इससे पहले दिसंबर 2022 में पहला जहाज अरनाला और मार्च 2023 में दूसरा जहाज एंड्रॉथ लॉन्च किया गया था। जो ये तीसरा है अंजदीप, इसके पहले 2 हो गए थे। पहला जो आपका था आप याद रखिएगा अरनाला, और दूसरा जो था वो आपका है एंड्रॉथ। इन दोनों को भी नाम याद रखना है। और तीसरा क्या है, अंजदीप है, आप याद रखिएगा। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण आप देख रहे हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल नई पीढ़ी की, याद रखिएगा, नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 7 जून 2023 को ओडिशा तट से, याद रखिएगा, ओडिशा तट से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कहाँ से किया गया, उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इस मिसाइल के 3 सफल विकासात्मक परीक्षणों के बाद उपयोगकर्ताओं द्वारा आयोजित पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था, जो सिस्टम की सटीकता और विश्वसनीयता को मान्यता देता है। अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि श्रृंखला की ही नई पीढ़ी की मिसाइल है। इसका पहला परीक्षण कब किया गया था, जून 2021 में किया गया था। इस मिसाइल का वजन कितना है फ्रेंड्स, 11,000 किलोग्राम है। वह 2000 किलोमीटर की दूरी तय किसी भी लक्ष्य को मार सकता है, यानी 2000 किलोमीटर के दायरे में किसी भी लक्ष्य को अग्नि प्राइम मिसाइल मार सकता है। आप याद रखिएगा। आगे क्या कह रहा है, कई टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। ठीक है, अब आगे
अग्निवन वो अग्नि प्राइम था, ये अग्निवन मिसाइल का सफल परीक्षण है। अग्नि प्राइम जो था वो बैलिस्टिक मिसाइल थी, 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती थी ये, लेकिन जो है वो मध्यम रेंज की है। ठीक है, भारत ने वही द्वीप है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से 1 जून 2023 को मध्यम दूरी की अग्निवन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अग्निवन का प्रशिक्षण प्रक्षेपण जिसकी मारक क्षमता कितनी है दोस्तों, 700 किलोमीटर, उसकी कितनी थी 2000 किलोमीटर, और वजन कितना था 11000 का संचालन त्रिसेवा सामरिक बल कमान द्वारा किया गया। अग्निवन भारतीय सशस्त्र बलों में, किस बलों में, सशस्त्र बलों में शामिल पहला और एकमात्र ठोस इंजन आधारित मिसाइल है। आप याद रखिएगा, टारपीडो वरुणास्त्र का पानी के अंदर लक्ष्य भेदने का सफल परीक्षण आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र क्या है, तो आप जान लीजिए ये टारपीडो यानी अंदर से सटीक निशाना लगाने वाली एक जहाज है। इस बात को भी आपको याद रखना है। अपने एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर युद्धपोत आईएनएस मारागुआस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के 14 मई 2023 के सफल परीक्षण के पश्चात भारतीय नौसेना में एक और बड़ी उपलब्धि 6 जून 2023 को उस समय प्राप्त की जब स्वदेश निर्मित, याद रखिए, स्वदेश निर्मित भारी वजन वाले एक टारपीडो का सफल परीक्षण किया गया। यानी जहाज में ये टारपीडो लगाया जाता है और उस टारपीडो को जो जैसे कोई निशाना भेदा जाता है तो ये जाके उसको मार कर देता है। तो ये भी एक प्रकार से समझ लो कि पानी के अंदर मार करने वाली मिसाइल है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लेबोरेटरी द्वारा विकसित इस भारी वजन वाले टारपीडो को समुद्र के देवता वरुण के नाम पर वरुणास्त्र नाम दिया गया है। टारपीडो का 95% हिस्सा भारत में निर्मित है। ये 1.5 टन वजनी व लगभग 8 मीटर लंबे वरुणास्त्र की रेंज 40 किलोमीटर तक हो सकती है। यह अधिकतम 600 मीटर की गहराई तक 40 नॉट्स 74 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लक्ष्य को निशाना बना सकता है। मान लो कि कोई एक जहाज है, जैसे अभी यहाँ पे एक जहाज का नाम लिखा गया था मार्मागुआ टाइप का, देखिए मार्मागुआ से मान लो ये आईएनएस मार्मागुआ एक जहाज है, इस जहाज पर ये टारपीडो लगा दिया गया जिसका नाम है वरुणास्त्र। और जब युद्ध के दौरान अब जहाज ऊपर चल रही है लेकिन उसको मिसाइल को तैनात किया गया और अपनी चीजें सेट की गई, तो यहीं से छोड़ा जाएगा और वो टारपीडो जो है जिसका नाम वरुणास्त्र रखा गया है वो जाके अपने हिट जिस पर उसको निशाना लगाया गया था उसको ध्वंस करेगा। तो यह एक प्रकार से पानी के अंदर मार करने वाली मिसाइल है। इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे देखो ये छोड़ा जा रहा है, पानी के अंदर मार करेगी ये, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। भारतीय नौसेना ने समुद्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर युद्धपोत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। आप याद रखिएगा। और ब्रह्मोस के बारे में आपको बता दूं, भारत इसका निर्यात भी शुरू कर चुका है और फिलीपींस ऐसा पहला देश है जो इसके लेने के लिए तैयार है। यह परीक्षण नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस मार्मागुआ से 14 मई 2023 को किया। आईएनएस मार्मागुआ से ब्रह्मोस मिसाइल का यह पहला ही परीक्षण था जिसकी सफलता ने नौसेना की शक्ति को और बढ़ा दिया। याद रखिएगा, जैसा कि ब्रह्मोस भारत व रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रह्मोस के बारे में सही नहीं है। आपको ऑप्शन दे देगा, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो भारत और रूस के सहयोग से बनी है, तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन आपको और कुछ दे देगा, आप सही करके आएंगे जब इसको पूरी तरीके से पढ़ेंगे। नहीं तो आप बहुविकल्पी सॉल्व करके आ जाते हैं, एक लाइन रट के आ जाते हैं, लेकिन उसी टॉपिक से जब थोड़ा अंदर जाके क्वेश्चन पूछता है तो आप गलत कर देते हैं। इसलिए आप बहुविकल्पी सॉल्व करो, आप टेस्ट सॉल्व करो, अधिक से अधिक टेस्ट सॉल्व करो, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन वहां से आएगा, मान लो ब्रह्मोस से कोई क्वेश्चन आ गया, आपने ब्रह्मोस के बारे में डिटेल में पढ़ रखा है कि ब्रह्मोस से कोई क्वेश्चन आएगा तो हम गलत नहीं करेंगे। जब जैसे इसके पहले अभी वरुणास्त्र के बारे
बारे में हमने बताया, टारपीडो है एक वरुणास्त्र, एक मिसाइल है जो पानी के अंदर मार करता है, उसके बारे में अगर आपने डिटेल में पढ़ लिया तो वहां से क्वेश्चन आएगा वरुणास्त्र के बारे में कौन सा कथन सही है नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सही कर लेंगे। इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुविकल्पी आप लास्ट टाइम रिवीजन के लिए पढ़िए कि हाँ आप टेस्ट लगाते रहिए, उसमें आप पढ़िए, ये नहीं कि आप अपना बेस ही बहुविकल्पी बना ले रहे हो, तब आपकी रणनीति गलत हो जाएगी। यह मिसाइल 2.1 मैक अर्थात ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना गति से लक्ष्य तक पहुंचती है। इसे धरती, विमान, जलपोत व पनडुब्बी से भी दागा जा सकता है। आप याद रखिए, भारत अब इस मिसाइल का निर्यात भी कर रहा है। फिलीपींस के रक्षा विभाग ने, किसके रक्षा विभाग ने, नाम याद रखना, फिलीपींस के रक्षा विभाग ने अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस की आपूर्ति के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रा लिमिटेड के साथ 37.4 करोड़ डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर जनवरी 2022 में किए। बस आपको बहुत अंदर जाएगा तब आपसे करोड़ डॉलर ये पूछेगा, लेकिन आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ समझौता हुआ है, एक जो देश है, तो आप याद रखिएगा फिलीपींस है, ठीक है, एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। आगे हम चलते हैं। संशोधक जहाज, भारतीय नौसेना के लिए LNTGRSE द्वारा सर्वे वेसल्स लॉर्ज SVL प्रोजेक्ट का कौन सा चौथा जहाज संशोधक है, ठीक है, जिसका अर्थ है शोधकर्ता। मैसर्स L&T, अब देखिए कटुपल्ली चेन्नई में 13 जून 2023 को इसको लॉन्च किया गया है, आपको ध्यान में रखना है। और ये देखिए चित्र भी यहाँ दिखाया गया है। 30 अक्टूबर 2018 को रक्षा मंत्रालय और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो इसका फुल फॉर्म है GRSE का, क्या फुल फॉर्म है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता के बीच 4 SVL जहाज़ों के निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। वहीं मैसर्स L&T शिप बिल्डिंग कटुपल्ली को उप अनुबंधित किया गया है। सर्वेक्षण पोत संशोधक की लंबाई 110 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और विस्थापन क्षमता जो है वो 3400 टन है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे देखते हैं INS मगर, ठीक है दोस्तों, INS मगर के बारे में देखते हैं। भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोतों में से एक INS मगर को मई 2023 में भारतीय नौसेना से क्या कर दिया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसे नौसेना में कब कमीशन किया गया था, मतलब कब शामिल किया गया था, 1987 में। इस पोत ने समुद्र सेतु सहित कई अभियानों, अभ्यासों और मानवीय मिशनों में हिस्सा लिया था। आप ध्यान रखिएगा INS मगर के बारे में, इसको कमीशन नहीं किया गया है बल्कि इसको अब सेवा मुक्त कर दिया गया है। आपसे अगर फंसाना चाहे तो अभी हाल ही में INS मगर को सेना में शामिल किया गया है, या नौसेना में इसे क्या किया गया है, कमीशन किया गया। कमीशन नहीं किया गया है, कमीशन 1987 में ही किया गया था, अब इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। MR, इसको ऐसे लिख लीजिए, आगे वहां लिख देते हैं हम, MR सैम, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। याद रखिएगा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। 7 मार्च 2023 को INS विशाखापत्तनम से भारतीय नौसेना द्वारा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित MR सैम, इसको ऐसे पढ़ लीजिए, MR सैम के परीक्षण से जहाज रोधी मिसाइलों को टारगेट करने की क्षमता प्रमाणित हुई है। आज की क्लास फ्रेंड्स हमारी खत्म हुई। कितने मिनट की क्लास हुई, 38 मिनट में हमारा जितने भी छोटे छोटे टॉपिक थे वो सभी खत्म हो गए अभी तक की क्लास में। अब 2-3 टॉपिक और बचे हैं, जैसे पुरस्कार बचा हुआ है और खेल बचा हुआ है। ये 2 टॉपिक हैं जिसमें हम टोटल 4, क्योंकि पुरस्कार वाला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कराएंगे, और हो सकेगा तो 1 घंटे की क्लास में हम लाके पूरे के पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पुरस्कार एक क्लास में खत्म करा देंगे। और खेल से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी हम 1 या 2 क्लास में करा देंगे। तो टोटल आपकी अभी
3 क्लास मुझे लगता है और होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो 4 क्लास हो सकती है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसे हम 1 घंटे थोड़ी लंबी वीडियोज़ ले लें, जैसे अभी आज 38 से 39 मिनट में ख़त्म हो गया, तो 1 घंटे की अगर हम 2 वीडियोज़ लेके चले आएंगे तो आपका 6 महीने की करंट अफेयर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आने वाले समय में अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का भी करंट अफेयर अब लगातार हम करवा देंगे, जिससे आपका आरओ एआरओ आने से पहले जनवरी तक का करंट अफेयर यहीं से कंप्लीट हो जाए और पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिल जाए, जिससे आप अपनी रणनीति को, अपनी तैयारी को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा लें और आरओ एआरओ में प्री जरूर निकाल लें। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मेंस की जब बात आएगी तो वहाँ आपकी एनर्जी भी ज़्यादा रहेगी और मेहनत भी आप ज़्यादा करेंगे, तो आप फाइनल सिलेक्शन यानी अधिकारी भी बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के तहत हमारी ये क्लास ख़त्म होती है। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।